अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबक नंबर 13 और आज के सबक में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और हम पढ़ेंगे आज नेगेटिव। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है वो सारी बातें हमारे जहन में एक बार फिर से आ जाएं। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो तरह के होते हैं। पहला जो लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ या लफ्ज़ कौन वगैरह से शुरू हो। तो इस सूरत में हमारा जो खाका होगा वो होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर अल्फाज लाएंगे अगर पाए जाते हैं तो ये होगा उन जुमलों में जो लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ या लफ्ज़ कौन से शुरू हो। सवालिया जुमले की दूसरी जो किस्म है वो है ऐसे जुमले जो लफ्ज़ क्या से शुरू हों, यानी शुरू में लफ्ज़ क्या है, जैसे क्या तुम बीमार हो, क्या तुम अभी घर पर नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो इस सूरत में वही चीज़ ही होगी, लेकिन बस ये है कि हम क्वेश्चन वर्ड को पहले नहीं लाएंगे बल्कि हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब ही से शुरू करेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस सूरत में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी जुमले पाए जाएंगे इंग्लिश ज़ुबान में, अगर वो जुमले इस्तिफामिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें सवाल किया जा रहा है, तो यही दो स्ट्रक्चर होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप अभी से अपने जहन में रख लीजिए ताकि आगे आपको दुश्वारी ना हो, बार बार मुझे इसको बताना ना पड़े। आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे हमने पढ़ा था विल बी के बारे में और मैंने बताया था कि विल बी को आप यहाँ पर सिर्फ विल बी ही ना माने बल्कि हर वो ऑक्सिलरी वर्ब या हर वो हेल्पिंग वर्ब माने जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो। तो अगर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब या कोई ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब आता है जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल है और ऐसे जुमले में आता है जो जुमले इस्तिफामिया है यानी सवाल किया जा रहा है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस सूरत में हम पहले वाले हिस्से का एतबार करेंगे जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, विल जैसे है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई जुमला बनाना तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब में जो पहला हिस्सा है उसको लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद जो दीगर हिस्से चाहे बी हो चाहे हैव बीन हो जो भी हो उनको लाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लाएंगे यानी दीगर जो अल्फाज पाए जाएंगे जुमले में उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे। सारी जगहों पर यही ही एक ही खाका होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप कहेंगे व्हेन विल ही बी इन द पार्क, आप नहीं कहेंगे व्हेन विल बी ही इन द पार्क, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई जुमला स्टार्ट हो रहा है विल से डायरेक्टली और तो सबसे पहले हम विल ही लाएंगे, विल बी नहीं लाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे विल शी बी इन हर ऑफिस, क्या वो अपने ऑफिस में होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा ताकीदन, वो ये कि कोई भी जुमला हो अंग्रेजी ज़ुबान का, अगर उसमें क्वेश्चन पाया गया तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो और वो हेल्पिंग वर्ब फौरन क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन आएगा। कोई भी आप जुमला बोलें अगर वो क्वेश्चन वर्ड उसमें पाया जा रहा है तो उसमें ज़रूर हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे आप कहते हैं हाउ आर यू, वेयर आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन व्हाट इज़ डायरेक्ट इज़ आ गया, हाउ आर यू आर आ गया डायरेक्ट। तो जो भी जुमले होंगे अगर उसमें सवाल पाया गया है तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब अगर है तो उसको भी हम मान लेते हैं। तो उसको हम कहाँ जिक्र करेंगे? फौरन हम क्वेश्चन वर्ड के बाद जिक्र करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं पाया जाता है तो हम डायरेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से ही इस जुमले को शुरू करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं विल शी बी इन हर ऑफिस। तो इस चीज़ को आप जहन में अच्छी तरह से बिठा लें। अब हम आगे चलते हैं और अपना होमवर्क करते हैं। सबसे पहले हम वोकैबुलरी लेंगे, अल्फाज मानी लेंगे और हम रिवाइज करेंगे जो पिछला सबक था उसके अल्फाज मानी, जिसमें से पहला है मेल, मर्द या मुजक्कर, मैन आदमी, मैनहुड मर्दानगी, मैरिज शादी, मैरिड शादीशुदा। यहाँ पर बताना चाहूँगा आप इसको मैरिड नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मैरिड पढ़ते हैं लेकिन असल में मैरिड, रीड रीड मत के साथ आप पढ़ेंगे मैरिड। मैरिड वुमेन शादीशुदा औरत, इसको पढ़ेंगे ओ मैन, ओमेन ओमेन। ओके,
ओल्ड एज बुढ़ापा, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ओल्ड ओमेन बूढ़ी खातून, प्रेग्नेंट हामिला। अब हम उर्दू से इंग्लिश अल्फाज को दोहराएंगे। बेटा, सन, कुंवारी, स्पिंस्टर गैर शादीशुदा औरत, अनमैरिड वुमेन, सुहाग रात, वेडिंग नाइट, बेवा या विधवा, विडो, रड़ुआ यानी जिसकी औरत वफात पा गई हो, विडोवर औरत, ओमेन जवान लड़की, यंग गर्ल जवान लड़का, यंग बॉय जवानी, यूथ, अब इसको यूथ नहीं पढ़ेंगे, जवानी यूथ, और यूथ का मतलब नौजवान भी होता है। तो ये अल्फाजो मानी थे जो स्टेजेस ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के मराहिल से मुताल्लिक़ हैं, और अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी जो है इन्हीं मराहिल से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम अल्फाजो मानी लेते हैं अफ़आल से मुताल्लिक़, और आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे अफ़आल हैं जिनकी पहली फॉर्म अलग, दूसरी अलग, तीसरी अलग, तो इसलिए हम आपको एक एक करके बताएंगे और आप हमारे साथ इनको रिवाइज करेंगे ताकि आप सही तौर पर इनकी शक्लों को आप जानें। become, became, become, होना, begin, began, begin, शुरू करना, bite, bit, bitten, दांत से काटना, blow, blue, blown, फूंकना, break, broke, broken, तोड़ना, chide, chid, chidden, डांटना, आप इसको चाइडन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चिडन, डांटना। तो ये हमारे अल्फाजो मानी थे अफ़आल से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस लेंगे, जिसमें से हम पहले उर्दू से इंग्लिश लेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इंग्लिश में कहेंगे ऑल माई होप्स वर डैश टू द ग्राउंड। हकीकत यह है कि द ट्रूथ इज दैट, लेकिन मैं और कर ही क्या सकता हूं, बट वॉट एल्स कैन आई डू। क्या आप घड़ी देखना जानते हो? कैन यू रीड द वॉच। तो घड़ी देखने का मतलब होता है घड़ी देखकर टाइम बताना, यह मतलब होता है। खाना अच्छी तरह चबाओ, chew your food properly, properly नहीं properly, ओके। खाना अच्छी तरह चबाओ, chew your food properly। यहाँ पर अपना खाना अच्छी तरह चबाओ इस तरह नहीं होता है, वही माना है यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इंसान अपना ही चबाएगा। अब हम आगे चलते हैं और ये जुमले लेते हैं इंग्लिश से उर्दू। अगर कोई बोल रहा है क्लीन प्रॉपरली, तो इसे आप क्या समझेंगे? अच्छी तरह साफ करो। कम सून, जल्दी आओ। कम वॉट में, आई कैन नॉट लीव यू। चाहे कुछ भी हो मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता या आपको नहीं छोड़ सकता। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली, यकीनन। तो ये हमारे जुमले थे जिनको हमने रिवाइज किया, इनका यादा किया, इनका मुराजा किया। अब हम आगे चलते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे इस कोर्स का।
तो अब हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि कैसे इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे कि देखें आप किस तरह पढ़ते हैं। महफूज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। A young man was getting ready to greater college. For many mothers he had admired a beautiful sports car in a dealer's showroom, and knowing his father could will afford it, he told him that was all he wanted. He graduation day graduation day approached the young man, awaited songs that his father had purchased the car. On the morning of this graduation, his father called him into his private study. His father told him how proud he was to have such a fine son, and him how much he loved him. He handed his son a beautiful, very gift box. Chrysler Krause, but somewhat disappointed. The young opened the box and found a lovely letter bound Holy Quran, energically raised his voice at his father and said, "What all with all your money you give me a holy book," and stormed out of the house, leaving the holy book. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व हसन जज़ा। ओके अबू सुफियान साहब पढ़ें आप। He never contacted his father again for a long time. Many years passed, and the young man was very successful in business. He had a beautiful home and wonderful family, but realized his father was very old, and thought perhaps he should go to him. He had not seen him since that graduation day. Before he could make arrangements, he received a telegram, telling him his father had passed away, and willed all of his pos- possessions to his son. He needed to he needed to come home immediately and take care things. When he arrived at his father's house, sudden sadness and regret filled his heart. He began to search his father's important purpose and saw the
He began to study his पढ़िए पढ़िए father's important purpose and saw the still new Holy Quran just as he had left it years ago. With uh, with tears, he opened the Holy Quran and began to turn the page. As he read those words, a car came dropped from an en- envel- envelope taped behind the Holy Quran. It had a tag with the dealer's name. The the same dealer who had the sports car he had decided on the tag was the date of his graduation and the words uh, be paid in full. How many times do you miss God blessings because they are not packaged as we expected? ओके जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। ओके, आप लोगों की अच्छी कोशिश रही। अब मैं एक बार पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग ध्यान से सुने। और स्टोरी शुरू होती है, अ यंग मैन वॉज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट। हम इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेजुएट। बट ये जो आवाज़ जाएगी ना, ये रा ऊपर जाएगी। ग्रेजुएट 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 कॉलेज। Okay, for many months he had admired a beautiful sports car in a dealer's showroom, and knowing his father could well afford it, he told him that was all he wanted. As graduation day approached, the young man awaited नहीं, away थोड़ा सा आप इसको खींचेंगे, awaited signs that his father had purchased the car. On the morning of his graduation, his father called him into his private study. His father told him how proud he was to have such a fine son, and told him how much he loved him. He handed his son a beautiful wrapped यहाँ पे W silent रहेगा, wrapped gift box. Curious, but somewhat disappointed, the young man opened the box and found a lovely leather-bound Holy Quran. इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंग्रीली और पता नहीं क्या क्या हम पढ़ते हैं, लेकिन ये एंग्रीली क्या पढ़ेंगे? एंग्रीली, जल्दी से एंग्रीली। He raised his voice at his father and said, "With all your money, you give me a holy book," and stormed out of the house, leaving the holy book. एक बार फिर से पढ़ता हूँ फ्लुएंसी के साथ, हमारे साथ आप दोहराएंगे। A young man was getting ready to graduate college. For many months he had admired a beautiful sports car in a dealer's showroom, and knowing his father could well afford it, he told him that was all he wanted. As graduation day approached, the young man awaited signs that his father had purchased the car. On the morning of his graduation, his father called him into his private study. His father told him how proud he was to have such a fine son, and told him how much he loved him. He handed his son a beautiful wrapped gift box. Curious but somewhat disappointed, the young man opened the box and found a lovely leather-bound Holy Quran. Angrily, he raised his voice at his father and said, "With all your money, you give me a holy book," and stormed out of the house, leaving the holy book. ये पहला हिस्सा था। अब हम आगे चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और हम शुरू करते हैं।
He never contacted his father again for a long time. Many years passed and the young man was very, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल पढ़ते हैं हम लोग इसको, लेकिन असल में क्या है, सक्सेसफुल, जल्दी से यहाँ पे सी की आवाज आएगी, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हम पढ़ते हैं, पढ़िए, सक्सेस अमेरिकन ब्रिटिश दोनों में सी की आवाज आएगी, ओके, सक्सेसफुल। बिजनेस, he had a beautiful home and wonderful family, but realized his father was very old and thought perhaps he should go to him. He had not seen him since the graduation day. Before he could make arrangements, he received a telegram telling him his father had passed away and willed all of his, इसको हम क्या पढ़ते हैं, possession पढ़ते हैं, बट ये क्या है, यह है possessions, okay, all of his possessions to his son. He needed to come home immediately. हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं immediately, बट ये है immediately, क्या ये, immediately, हम लोग इसको पढ़ते हैं immediately, बट नहीं, immediately, and take care things. When he arrived at his father's house, sudden sadness and regret filled his heart. He began to search his father's important papers and saw the still new Holy Quran, just as he had left it years ago. With tears, he opened the Holy Quran and began to turn the pages. As he read those words, a car key dropped from an envelope, हम इसको पढ़ते हैं envelope, बट असल में envelope, okay, envelope taped behind the Holy Quran. It had a tag with the dealer's name, the same dealer who had the sports car he had desired. On the tag was the date of his graduation and the words paid in full. How many times do we miss God's blessings because they are not packaged as we expected? एक बार फिर से पढ़ते हैं फ्लुएंसी के साथ। He never contacted his father again for a long time. Many years passed and the young man was very successful in business. He had a beautiful home and wonderful family, but realized his father was very old and thought perhaps he should go to him. He had not seen him since that graduation day. Before he could make arrangements, he received a telegram telling him his father had passed away and willed all of his possessions to his son. He needed to come home immediately and take care of things. When he arrived at his father's house, sudden sadness and regrets filled his heart. He began to search his father's important papers and saw the still new Holy Quran, just as he had left it years ago. With tears, he opened the Holy Quran and began to turn the pages. As he read those words, a car key dropped from an envelope taped behind the Holy Quran. It had a tag with the dealer's name, the same dealer who had the sports car he had desired. On the tag was the date of his graduation and the words paid in full. How many times do we miss God's blessings because they are not packaged as we expected? तो ये है रीडिंग प्रैक्टिस। अब हम आगे चलते हैं और ग्रामर की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम इंग्लिश से उर्दू का तर्जुमा करेंगे, जिसमें से पहला जुमला है वेयर आर यू एट दिस टाइम ब्रो। तुम कहेंगे भाई आप इस वक्त कहाँ हैं, या भाई तू इस वक्त कहाँ है, या भाई तुम इस वक्त कहाँ हो। आप ये भी कह सकते हैं इस वक्त कहाँ हो भाई तुम, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन घुमा फिरा के यही माना आएगा। दूसरा, जैद वर यू इन द कार, जैद क्या आप गाड़ी में थे, या जैद क्या तुम गाड़ी में थे। वाई वॉज योर कार ऑन द रोड, इसको हम कहेंगे आपकी गाड़ी सड़क पर क्यों थी। उसके बाद है सायमा विल योर फादर बी इन द फील्ड, तुम कहेंगे सायमा क्या तुम्हारे वालिद खेत में होंगे, ओके, या तेरे अब्बू खेत में होंगे, जो भी आप कहना चाहें। वाई आर यू इन दिस शॉप,
हम कहेंगे आप इस दुकान में क्यों हैं। अगला है व्हेन विल दे बी हियर फॉर द गेम, तो कहेंगे वो खेल के लिए यहाँ कब होंगे। आप कह सकते हैं वो सब खेल के लिए यहाँ कब होंगे। आप कह सकते हैं वो लोग खेल के लिए यहाँ कब होंगे। अगला जुमला है हु विल बी इन योर रूम एट दिस टाइम, इसको हम कहेंगे इस वक्त आपके कमरे में कौन होगा। इज योर सन इन टर्की, तो कहेंगे क्या आपका बेटा तुर्की में है। अगला जुमला है वाज रियाज विद यू इन द इवनिंग, तो हम कहेंगे क्या शाम को रियाज आपके साथ था। अगला जुमला है विल जाकिर बी इन द कैफे पार्टी, तो हम कहेंगे क्या जाकिर चाय के लिए कैफे में होंगे या होगा। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश से उर्दू जुमले हुए। आप इसको सिर्फ तर्जुमे तक ना लें बल्कि आप इसको स्पीकिंग में भी इस्तेमाल करें, और आप इसको उर्दू तक ना लें। आप अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में भी यही जुमला बनेगा। अगर आपकी कोई और ज़ुबान है, मलयालम है, बंगाली है, जो भी ज़ुबान है आप उसको उस पर महमूल करेंगे, उसको लेंगे। ठीक है भाई, आप इस वक्त कहाँ हैं, इसका भी जुमला होगा बंगाली में, तो वही तर्जुमा होगा आपका वेयर आर यू एट दिस टाइम ब्रो। तो इसलिए आप सिर्फ उर्दू तक इसको ना रखें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं आगे अगर आप मेहनत करें तो। अब हम आगे चलते हैं और अब हम उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा करेंगे, जिसमें से पहला जुमला है तुम कल पार्टी में थे क्या। तो हम कहेंगे वर यू एट द पार्टी यस्टरडे। तो यहाँ पे लफ्ज़ किया बाद में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा कुछ लाएंगे, यही माना है। ये असल जुमला क्या है, क्या तुम कल पार्टी में थे, यही माना है। लेकिन चूंकि हम जुमले में ताकीद पैदा करना चाह रहे हैं इसलिए हमने क्या को आखिर में लाया है उर्दू में। ठीक है, तो गोया कि लफ्ज़ क्या बीच में नहीं आ रहा है बल्कि ये शुरू ही में आ रहा है। तो हम कहेंगे क्या तुम कल पार्टी में थे, यही माना है इसका। तो मतलब होगा वर यू एट द पार्टी यस्टरडे। तो पार्टी में के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसी तरह इस्तेमाल होता है इंग्लिश में प्रीपोजिशन एट द पार्टी, बी एट द पार्टी, पार्टी में होना। इसलिए हम कहेंगे वर यू एट द पार्टी यस्टरडे, क्या कल पार्टी में थे तुम। उसके बाद अगला जुमला है क्या वो सब के सब इस वक्त जामिया मिल्लिया में होंगे। तो हम कहेंगे विल दे ऑल बी इन जामिया मिल्लिया एट दिस टाइम। तो ऑल वो सब के सब, यहाँ पे ताकीद की लाया हुआ है, ऑल वो सब के सब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी कहाँ आया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। किसके बाद आया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला जुमला है आपकी बेटी परसों कहाँ थी। तो हम कहेंगे वेयर वॉज योर डॉटर यस्टरडे, आई एम सॉरी बिफोर यस्टरडे होगा यहाँ पर, बिफोर यस्टरडे आपकी बेटी परसों कहाँ थी, वेयर वॉज योर डॉटर बिफोर यस्टरडे, यहाँ पे ऐड कर लीजिए बिफोर। उसके बाद है जैद क्या महमूद तुम्हारे साथ है। तो हम कहेंगे जैद इज महमूद विद यू, जैद क्या महमूद तुम्हारे साथ है। उसके बाद है कल मीटिंग कितने बजे होगी। तो हम कहेंगे एट व्हाट टाइम विल द मीटिंग बी टुमारो। यहाँ पर होने का मतलब होगा बिकम या होल्ड, लेकिन चूंकि हमने वर्ब नहीं पढ़ा इसलिए हम बी से काम चलाएंगे। तो कल मीटिंग कितने बजे होगी, एट व्हाट टाइम कितने बजे। अगर आपने व्हेन लिखा है तब भी ठीक है, व्हेन विल द मीटिंग बी, ओके तब भी चल जाएगा। एट व्हाट टाइम विल द मीटिंग बी टुमारो या व्हेन विल द मीटिंग बी टुमारो। अगला जुमला है आप मुस्तकबिल में क्या बनेंगे। तो आप कहेंगे व्हाट विल यू बी इन द फ्यूचर। आप अगर बिकम इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब बिकम इन द फ्यूचर तभी चल जाएगा। सातवां जुमला है बताओ मैं इस वक्त कल कहाँ हूँगा। टेल मी, यहाँ मतलब मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ। अगर आपने सिर्फ टेल लिखा है तभी ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसको आप पढ़ चुके हैं। टेल मी मुझे बताओ या बताओ मैं इस वक्त कल कहाँ हूँगा। वेयर विल आई बी टुमारो एट दिस टाइम, कि मैं इस वक्त कहूँगा, यहाँ पे आपको एट दिस टाइम ही कहना है, दिस टाइम नहीं कहना होगा। क्या शीला कल इस वक्त अपने दादा के साथ बाजार में थी। तो आप कहेंगे वॉज शीला इन द मार्केट विद हर ग्रैंडफादर एट दिस टाइम यस्टरडे। उसके बाद कल कौन सा दिन था। तो आप कहेंगे व्हाट डे वाज यस्टरडे, और विच डे वाज अगर आपने लिखा है विच डे तो भी ठीक है, व्हाट डे वाज यस्टरडे या विच डे वाज यस्टरडे। उसके बाद है ये कौन सा महीना है। तो आप कहेंगे व्हाट मंथ इज इट। ठीक है, तो चूंकि कौन सा महीना ये पूरा मिलकर के सवाल बन रहा है, सिर्फ व्हाट नहीं बन रहा है। ओके, व्हाट मंथ या विच मंथ, कौन सा महीना।
तो इसीलिए आपने व्हाट डे या विच डे, कौन सा दिन, ये दोनों मिला करके क्वेश्चन वर्ड बन रहा है। अगर आपने लिखा व्हाट वाज डे यस्टरडे इस तरह का तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि व्हाट डे कौन सा दिन, ये पूरा मिला करके आपका क्वेश्चन वर्ड बनेगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी कि आप डे को व्हाट के साथ या विच के साथ इस्तेमाल करें। तो आप कहेंगे व्हाट डे वाज यस्टरडे, कल कौन सा दिन था। या व्हाट मंथ, आप नहीं कहेंगे व्हाट इज मंथ, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर कोई ऐसा जुमला है जिसमें इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता हो, लेकिन यहाँ पर आपको व्हाट मंथ या विच मंथ ही कहना होगा। तो ये हमारे जुमले थे उर्दू से इंग्लिश के, जिनकी हमने प्रैक्टिस की। अब हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव के बारे में। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं, या अगर आपके पास कोई सवाल हो तो उसको हम सुन लें। ओके गाइस, हमने ब्रेक ले लिया, अब हम आगे चलते हैं और हम आज का सबक पढ़ेंगे जो कि नेगेटिव है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से जुमले होते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव कहते हैं। इससे मुराद वो जुमले होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं, उसमें नफी पाई जाती है, नहीं का भी माना होता है, सवाल भी करते हैं, इसीलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें हमूद कल क्लास में क्यों नहीं था भाई तू, जो भी आप जुमला कहना चाहें। अब अगर आप कहें कि आपका भाई इस वक्त दफ्तर में नहीं होगा, अगर आप कहते हैं आपके अब्बू फिलहाल कुवैत में क्यों नहीं हैं, तो अगर आप देखेंगे ये जो तीनों मिसालें हैं इनमें आप सवाल भी कर रहे हैं और नहीं भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो गोया कि हर वो जुमला जिसमें सवाल किया जाए साथ में नफी हो, यानी नहीं के जरिए सवाल किया जाए, तो उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव। तो यहाँ पर कहेंगे हमूद कल क्लास में क्यों नहीं था, क्या आपका भाई इस वक्त दफ्तर में नहीं होगा, आपके अब्बू फिलहाल कुवैत में क्यों नहीं है। तो इस तरह के जुमलों को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल भी किया जा रहा है और नफी के जरिए सवाल किया जा रहा है या नहीं के जरिए सवाल किया जा रहा है, इसलिए हम उनको नेगेटिव कहेंगे। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव, कितने तरह के होंगे, वही तरीके होंगे, वही किस्में होंगी जिनको हमने पिछले सबक में पढ़ा है। दो ही किस्में होंगी इनकी भी। पहली किस्म होगी जो कब, क्यों, कहाँ और कौन से शुरू हो। दूसरी किस्म होगी जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो। तो अगर कोई जुमला है नेगेटिव का और वो लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कौन से शुरू होता है, तो इस सूरत में हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम नॉट लाएंगे। नॉट हम कहाँ लाएंगे, नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। ओके, नॉट का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम दीगर वर्ड्स लाएंगे। तो जब भी कोई जुमला इंट्रोगेटिव का लफ्ज़ कब, क्यों, कहाँ, कौन से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे और कायदे के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन लाएंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम नॉट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। जैसे कि आप कहेंगे वाई आर यू नॉट हियर, आप क्या कहेंगे, वाई आर यू नॉट हियर, कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो। मान लीजिए आप बात कर रहे थे, कहीं किसी से मिलने गए, कुछ बात हो गई, आपने पूछा तुम यहाँ क्यों नहीं हो, क्या वजह है, ठीक है, नहीं आया वो। आप कहेंगे व्हेन वाज आई नॉट इन द स्कूल, कि मैं स्कूल में कब नहीं था। हो सकता है किसी ने आपको झुठला दिया कि स्कूल में था ही नहीं, झूठ बोल रहा है, इसने कुछ जाना ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई मैं स्कूल में कब नहीं था, मैं तो था। तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, व्हेन वाज आई नॉट इन द स्कूल, मैं स्कूल में कब नहीं था मेरे भाई, मैं तो था वहीं पे। तो ये जुमला आप वहां बोलेंगे। आप कहेंगे विच टाइम विल नॉट बी परफेक्ट फॉर मी, कि कौन सा टाइम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया। सबसे पहले आप क्या लेकर आए, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेकर आए। आप देख सकते हैं सारे जुमलों में क्वेश्चन वर्ड हम पहले लाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाया आपने, यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, यू आई, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने नहीं इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दीगर वर्ड्स है जिसे कम्प्लीमेंट कह सकते हैं आप, यहाँ पर हमने उनका इस्तेमाल किया। तो गोया की स्ट्रक्चर सेम है तीनों ज़मानों में। यहाँ पे देख सकते हैं आर प्रेजेंट का है, वाज पास्ट का है, विल ये फ्यूचर का है। तो स्ट्रक्चर सेम होगा किसी भी ज़माने में वो जुमला हो।
ये किसकी बात थी? ये उन जुमलों से मुतालिक बात थी जो लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कौन से शुरू हो और उसमें नहीं का माना पाया जाए। अगर हम इसकी दूसरी किस्म की बात करें तो इससे मुराद वो जुमले हैं जो लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं और उनका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आर यू नॉट ओके टुडे? आप कहेंगे वर यू नॉट इन द क्लासरूम एट दैट टाइम? क्या तुम उस वक्त क्लासरूम में नहीं थे जब ये बात हो रही थी? क्या कर रहे थे? इस तरह की जुमले आप बोलते हैं रोजाना की जिंदगी में। आप बोलते हैं विल ही नॉट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम, कि क्या अभी इस वक्त ऑफिस में नहीं होगा? ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों जमानों की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं और आपने क्या फॉलो किया? सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही स्ट्रक्चर तीनों ज़मानों में आपने फॉलो किया, तीनों ज़मानों में आपने फॉलो किया, कोई चेंजिंग नहीं ज़माने के बदलने की वजह से। तो जब भी अगर कोई इंसान कोई जुमला बोलता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या लफ्ज़ ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, तो आप क्या वहाँ माना लेंगे? लफ्ज़ क्या का माना वहाँ लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये बात थी उन जुमलों की जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो, तो उनका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ये बात जहन में रहे। तो यह है आपके स्ट्रक्चर दोनों में सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, जगह नहीं बदली है। बस यही है कि चूंकि लफ्ज़ क्या में हम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो गोया कि अगर हम पहले वाले को सीख लें तो दूसरा वाला भी हमें खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दो किस्में हैं, इसको आप एक ही मान के चलें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि ये तीनों ज़मानों में एक होंगे, स्ट्रक्चर सबका एक ही होगा तीनों ज़मानों में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे या अल्फाजो मानी बदलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट में पहले आपने क्वेश्चन वाई इस्तेमाल किया है और आपने जो है माजी वाले में भी आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई इस्तेमाल किया है, उसके बाद विच कार आपने इस्तेमाल किया, ये क्वेश्चन वर्ड आपने सबसे पहले इस्तेमाल किया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, आपने आर, वाज, विल इस्तेमाल किया है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है यू, योर अंकल, चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। उसके बाद नॉट आपने देखी उसी जगह पे लाया जहाँ पर प्रेजेंट में लाया, पास्ट फ्यूचर एक जगह पे। उसके बाद आपने दीगर अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो गोया कि जगह नहीं बदलेंगी, खाका सबका एक ही होगा चाहे किसी भी ज़माने में हो। अगर हम क्या की बात करें तो इसका भी खाका एक ही जैसा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट में आपने कहा आर दे नॉट ओके टुडे, आपने कहा वर यू ऑल नॉट इन द क्लासरूम एट दैट टाइम, आपने फ्यूचर में कहा विल शी नॉट बी इन हर ऑफिस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपने एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट हर जगह, और उसके बाद दीगर वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ज़मानों में स्ट्रक्चर एक है। तो गोया कि स्ट्रक्चर सब जुमलों का एक ही होगा अगर उसमें क्वेश्चन पाया जाए और नफ़ी भी हो। ठीक है, और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है विल बी को लेकर के, यानी यहाँ पर आप सिर्फ विल बी को नहीं मानेंगे बल्कि हर वो ऑक्सिलरी वर्ब या हर वो हेल्पिंग वर्ब जो दो या दो से ज़ायद जुमलों पर या अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी तो उसका खाका होगा कि हम लफ्ज़ विल को सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद नॉट हम लाएंगे बी से पहले, यानी जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का बकिया हिस्सा है उसको हम बाद में लाएंगे, यानी नॉट को हम लफ्ज़ सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा मैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। आप नॉट को बी के बाद नहीं लाएंगे बल्कि बी से पहले लाएंगे, यानी कि जी हेल्पिंग वर्ब का जो बकिया हिस्सा है उसको हम नॉट के बाद लाएंगे। और ये चीज़ हमेशा होगी, इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे। और अगर वो जुमला जो लफ्ज़ विल से शुरू हो उसमें भी आप एक चीज़ फॉलो करेंगे कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे या ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे जो कि मैन है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे, डायरेक्टली आप नॉट लाएंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे, बी के बाद आप नॉट नहीं लेंगे बल्कि नॉट को पहले लाएंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है
कि हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली लाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद फिर नॉट लाते हैं। लेकिन आज के वक्त में आपको मिलेगा कि लोग क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर डायरेक्टली नॉट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी आपको जुमले मिलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट ना ला करके डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लाते हैं। ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लाएंगे तो आप इन दोनों को एक साथ करके पढ़ेंगे, शॉर्ट मार देंगे इनको। जैसे अगर आर नॉट है तो अरंट आप इसको पढ़ेंगे या अरंट लिखेंगे, तभी जाकर के आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप लफ्ज नॉट को सब्जेक्ट के बाद ना ला करके डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ ला सकते हैं, लेकिन शर्त है, जरूरी है कि आप इन दोनों को एक साथ मिला दें, इन दोनों को इख्तिसार कर दें। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं वाई आरंट दे इन द डाइनिंग हॉल, कि वो लोग डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं है मेरे भाई, क्या हो गया, कहाँ रह गए, क्या इश्यू चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद अदर वर्ड्स या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने अरंट कहा है, आपने आर नॉट अलग नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया है। तो जब भी आप इन दोनों को मिलाएंगे तभी आप इनको यानी नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को नहीं मिलाते हैं, अगर आप कहते हैं वाई आर नॉट देन द डाइनिंग हॉल, तो ये जुमला गलत माना जाएगा। तो जब ये शर्त पाई जाएगी तभी आप यहाँ पर जो है नॉट को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे जब भी इस्तेमाल करेंगे, और यही चीज़ इसके दूसरे हिस्से में फॉलो होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, यही असल है। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ नॉट का इस्तेमाल डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। जैसे आप कहेंगे aren't they in the डाइनिंग हॉल, यही जुमला सही होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं आर नॉट they in the डाइनिंग हॉल, तो ये जुमला आपका गलत माना जाएगा, स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, हर जगह। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ये शर्त पाई जाए तभी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आज के सबक का खुलासा क्या है? आज के सबक में हमने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कौन से शुरू हो। तो इस सूरत में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा स्ट्रक्चर ये होगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। लेकिन अगर दूसरा जुमला जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो, इसकी जो दूसरी किस्म है, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने आगे ये सीखा कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल है तो हमारा जो नॉट आएगा वो जो है डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं कि हमने नॉट को डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो बकिया हिस्सा था उसके बाद नहीं, बी के बाद नहीं, बल्कि बी से पहले इस्तेमाल किया। तो इस चीज़ को आप हमेशा जो है जहन में रखेंगे, इसके इस्तेमाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम आगे की बात करें तो हमने आपको ये बताया था कि हम लफ्ज़ नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो यानी हेल्पिंग वर्ब और लफ्ज़ नॉट को आप एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसी तरह से इसके दूसरे हिस्से में भी आप कर सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली आप लफ्ज़ नॉट ला सकते हैं, लेकिन इसमें भी वही शर्त होगी कि आप उन दोनों को इख्तिसार करेंगे, एक साथ ही मिलाकर पढ़ेंगे, तभी ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग पढ़ा और फिर उन दोनों को एक साथ कर दिया तो ये आपका जुमला गलत माना जाएगा। तो ये आज के सबक का खुलासा है। अब हम सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से में घुसते हैं, और ये है आज का एक्सरसाइज। और सबसे पहले हम अल्फाज मानी लेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ बॉडी से मुतालिक हैं, यानी इस जिस्म के जो हिस्से हैं उनसे मुतालिक हैं और इनकी भी हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लेंगे वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन, ओके। एब्डोमेन का क्या मतलब होता है? पेट। उसके बाद एंकल, टखना, आर्म, बाजू, आर्मपिट, बगल,
बैक, बैक पीठ, बियर्ड, बियर्ड, बियर्ड का मतलब होगा दाढ़ी, बेली पेट, अब इसको बेली नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेली पेट, बाइल पित्त, ब्लड खून, बॉडी, हम इसको क्या पढ़ते हैं, बॉडी ना, बॉडी नहीं होता, बॉडी, ओके ओके, बॉडी जिस्म। उसके बाद अगला वर्ड है, लोग इसको गलत पढ़ते हैं, बून पढ़ते हैं, ये बून नहीं, बोन है, बोन, ओके, बोन, बोन हड्डी, इसको आप बून नहीं पढ़ेंगे, बोन हड्डी। ब्रेन दिमाग, काफ, काफ इसको एल साइलेंट पढ़ेंगे, काफ पिंडली। चीक गाल, चेस्ट सीना, चिन थोड़ी थोड़ी, एयर कान, एयर ड्रम कान का पर्दा, ड्रम का मतलब ढोल होता है, एयर ड्रम कान का पर्दा। एयर लॉब, लोब नहीं लॉब, ओके, आवाज ऊपर जाएगी, एयर लॉब का मतलब कान की लो। उसके बाद एल्बो, एल्बो का मतलब होता है कोहनी। तो ये अल्फाज व मानी हैं आज़ाए जिस्म से मुतालिक, ठीक है, ज़िंदगी के मराहिल यहाँ पे गलत हो गया है, आज़ाए यानी कि ये अल्फाज व मानी हैं आज़ाए जिस्म से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और हम अल्फाज व मानी लेते हैं अफ़ाल से मुतालिक, और यहाँ पर हम लेंगे 10 अल्फाज व मानी जो कि रोज़ाना ज़िंदगी से मुतालिक है। इसमें से पहला है चूज़, चूज़ सेकंड फॉर्म है चोज, और थर्ड फॉर्म है चोजन, लोग इसको गलत पढ़ते हैं, चूजन पढ़ते हैं, चूजन नहीं होगा, चोजन, चोजन मीन्स चुनना। कम केम कम आना, डू डिड डन करना, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक पीना, ड्राइव ड्रॉप ड्रॉप, और ड्रीवन, हम लोग इसको ड्राइवन पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आम है, ड्रीवन है ये, ना कि ड्राइवन है, ये क्या ड्रीवन। सो ड्राइव ड्रॉप ड्रीवन मीन्स चलाना। ईट एट ईटन खाना। फॉल, हम इसको फॉल पढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉल, फॉल फेल, फॉलन फॉलन, फॉलन नहीं फॉलन गिरना। फ्लाई फिल्यू फ्लॉन, फ्लाउन नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, फ्लॉन उड़ना। फॉरबिड, हम इसको पढ़ते हैं फॉरबिड, फॉरबिड जो कि गलत है, ये फॉरबिड, आर को आप पूर्ण पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आप, क्या पढ़ेंगे, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ओके, हम फॉरबिडन नहीं, फॉरबिडन हम पढ़ते हैं जो कि गलत है, फॉरबिडन। उसके बाद फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन गॉटन, हम लोग गटन पढ़ते हैं जो कि गलत है, फॉरगॉटन का मतलब होगा भूलना, ओके। तो ये थे अल्फाज व मानी अफ़ाल से मुतल्लिक़। अब हम आगे चलते हैं और रोज़ाना के जुमले सीखते हैं, जिसमें से पहला है मज़ा आया, हम पूछते तो हम कहेंगे डिड यू हैव फन, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो, डू एज आई टेल यू, जैसा कहा गया वैसा करो, डू एज टोल्ड, वादे से मत फिरो, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिसेस, पागल मत बनो, आप कहेंगे डू नॉट बी सिली, आप इसको सिल्ली नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डू नॉट बी सिली, पागल मत बनो। अगला जुमला है किसी का दिल ना दुखाओ, तो आप कहेंगे डोंट या डू नॉट इंजर एनीबॉडीज फीलिंग्स, या डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स भी आप कह सकते हैं। इसकी फिक्र ना करें, आप कहेंगे डू नॉट मेंशन इट। अगर आप कहना चाहते हैं मेरी बात दिल पर मत लो, तो आप कहेंगे डू नॉट टेक माई वर्ड्स टू हर्ट, टू योर हर्ट भी आप कह सकते हैं, डू नॉट टेक माई वर्ड्स टू हर्ट। सब काम अपने सर मत लो, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आप कहेंगे डू नॉट लेट टू मच टू योर हेड, डू नॉट लेट टू मच टू योर हेड। उसके बाद है तकल्लुफ ना करें, तो आप कहेंगे डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ, अपने आप को तकल्लुफ में ना डालें, तकलीफ में ना डालें, तो हम कहेंगे तकल्लुफ ना करें, डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ। तो ये आपके 10 जुमले हैं जिनको आपको याद करना चाहिए, और आप अगर देखें तो अंदाज़ा होगा कि कितनी अहमियत के हामिल जुमले हैं। अब हम आगे चलते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ, और ये एक कहानी है जो कि 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, और आपको इसको पढ़ के आना होगा ताकि आप इनको हमारे साथ दोहरा सकें इंशाल्लाह अगले दर्स में।
अब हम आगे चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ। और चूंकि हमने आज नेगेटिव के बारे में पढ़ा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनकी प्रैक्टिस करें। तो इसलिए आपके लिए 10 जुमलों का हमने इंतज़ाम कर दिया है, और ये जुमले इंग्लिश में, इनको आपको उर्दू में करना होगा। और मेरे ख्याल से सारे जुमले आपके लिए वाजे हैं। इज़ योर ग्रैंडसन नॉट ओके टुडे? विल योर यंगर ब्रदर नॉट बी इन द प्ले ग्राउंड? Were my keys not inside the drawer? Am I not a doctor? Why wasn't your adopted son in the meeting with you? Was my laptop not beautiful? Why is Radhe not in his shop? Which people will not be in the seminar hall? Fatima, why were you not with Amina in the hospital? Is she not inside the car? तो इसमें आपको सारे जुमले जो है वाजे हैं, और सारी चीज़ें, सारे मानी मैंने आपको बता दिए। इससे पहले अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे, तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे, आपने सब कुछ याद किया होगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सारे अल्फाज मानी आप जानते हैं। अगला है आपका ये उर्दू से इंग्लिश आपको करने हैं, इसलिए आप उनको करके लाएंगे, और सारे अल्फाज मानी आप जानते हैं। रुकैया क्या सच में कुलसूम कल हॉस्टल में नहीं थी? सच में के लिए आप इस्तेमाल करेंगे रियली, रियली। ओके। आप इस वक्त ऑफिस में क्यों नहीं हैं? मैं कल तुम्हारे साथ कब नहीं था? कल उस्ताद मीटिंग में क्यों नहीं होंगे? क्या इस वक्त जाहिद तुम्हारे साथ नहीं था? क्या उस वक्त जाहिद तुम्हारे साथ नहीं था? मेरा मोबाइल अच्छा क्यों नहीं है? मेरी चाबी मेरे बैग में क्यों नहीं थी? क्लास में पूरे तलबा क्यों नहीं है? पूरे तलबा मतलब ऑल स्टूडेंट, ऑल मीन्स पूरे, सबके सब, स्टूडेंट मीन्स तलबा। जैनब, क्या तू सच में कल बीमार नहीं थी? सच में, रियली। कौन सी ग़िज़ा मीन्स विच मील। ओके, मील के लिए, ग़िज़ा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मील, तो कहेंगे कौन सी ग़िज़ा, विच मील। मुफीद नहीं होगी, मुफीद होना मीन्स बी यूजफुल, बिकम यूजफुल या बी यूजफुल, लेकिन आप यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कौन सी ग़िज़ा मेरे लिए मुफीद नहीं होगी। तो इसमें भी सारे अल्फाज ज़बानी आप जानते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का भी सबक आपके लिए मुफीद रहा होगा। अब इन्हीं चंद टूटे फूटे कलिमात के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कोर्स को हमारे हक़ में मुफीद बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।